कहानी का स्टार्ट एक लड़के जिसका नाम रूडियस होता है उससे होता है। वो अपने दिन का आगाज प्रे से करता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो जूलियट और ज़नोबा उससे मॉर्निंग करते हैं। वो जूलियट के सर के ऊपर हाथ फेर के आगे गुजर जाता है और वो दोनों उसके अजीब से बिहेवियर के ऊपर हैरान हो रहे होते हैं। वो आगे बढ़ता है और लीनिया और परसेना भी उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं कि वो उन दोनों की सिजलिंग बॉडीज की तरफ देखता है और उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। वो दोनों लड़कियां भी घबरा जाती हैं कि क्लिफ अचानक से रूडियस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब सा लग रहा है। सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि अचानक से वो उनको बताता है कि मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं एक बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा बीमार था लेकिन अब मैं थैंकफुली बिल्कुल ठीक हो गया और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो सोचता है कि इस सब में उसकी मदद सेल्फी ने की थी। रूडियस शिजुका के पास आता है और वो उसके साथ बैठ के बातें करना शुरू कर देता है। वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें किसी लड़के को डेट करना हो तो तुम उस लड़के के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखोगी। तो वो कहती है कि ये अचानक से डेटिंग वाली बात कहाँ से आ गई। वो कहती है कि मेरा इस सब में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं बस तुम्हें इतना ही कहूँगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ और मैं उसी के ऊपर फोकस्ड हूँ। और रूडियस थोड़ा सा नाउम्मीद हो जाता है। रूडियस चल रहा था और वो पॉल का लिखा हुआ लेटर पढ़ रहा होता है कि अचानक से उसकी नजर सेल्फी के ऊपर जाती है और वो सोचता है कि सेल्फी ने उसकी मदद की थी तो अब वो उसकी भी ख्वाहिश पूरी करेगा उससे शादी करके। अब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो वो उनसे पूछता है कि शादी करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके दोस्तों से बताते हैं कि शादी करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए। रूडियस कहता है कि बस फिर ठीक है, मैं कल ही स्टेट एजेंसी जाऊँगा और अपने लिए घर पसंद करूँगा। तो उसके दोस्तों से पूछते हैं कि आखिर तुम शादी किससे करना चाहते हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल उसी से जिसने मेरी मदद की है मेरी बीमारी में ठीक होने के लिए। अब अगले दिन रूडियस स्टेट एजेंसी पहुंच जाता है और वहाँ पे बैठा हुआ घरों के मैप्स देख रहा होता है लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। वो कोई ऐसा घर चाह रहा होता है जो कि महंगा भी ना हो और बड़ा भी हो। कि अचानक से उसकी नजर एक घर के ऊपर जाकर रुक जाती है। रूडियस ज़नोबा और क्लिफ के साथ उस घर की तरफ जा रहा होता है। वो घर देखने में बहुत बड़ा होता है। वो लोग उस घर को देख के घबरा जाते हैं क्योंकि वो घर हाउंटेड होता है और वो लोग वहाँ पे इसीलिए गए होते हैं ताकि वो लोग उसके अंदर जो भी इविल स्पिरिट है उसको भगा सकें। ज़नोबा उस घर का दरवाजा तोड़ देता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। उस घर की हालत अंदर से भी बहुत ज़्यादा खराब होती है लेकिन अब वो लोग इरादा करके उस घर के अंदर इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, शाम भी हो रही होती है। वो लोग इस बात का फैसला करते हैं कि वो लोग रात उसी घर में गुजारेंगे क्योंकि सूरज ढल रहा होता है और उनको उम्मीद होती है कि रात को तो इविल स्पिरिट जरूर बाहर निकलेगी। अब रात को ज़नोबा और रूडियस सो रहे होते हैं लेकिन क्लिफ जाग रहा होता है कि अचानक से क्लिफ को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो फटाफट से रूडियस को उठाने लग पड़ता है। रूडियस को भी सेम आवाज़ सुनाई देती है और वो ज़नोबा को उठाने के लिए कहता है। क्लिफ ज़नोबा को भी उठा देता है। वो लोग अपने कमरे में से उस इविल स्पिरिट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो लोग उसे बेसमेंट में भी चेक करते हैं लेकिन वो उन्हें वहाँ पे भी नहीं मिलती। वो लोग इरादा करते हैं कि वो लोग वापस अपने कमरे में चले जाएंगे और आराम करेंगे। जैसे वो लोग कमरे में जा रहे होते हैं तो रूडियस को छत के ऊपर किसी का हाथ नजर आते हैं और अचानक से उसके ऊपर अटैक हो जाता है। रूडियस नीचे गिर जाता है लेकिन ज़नोबा आकर उसकी मदद करना स्टार्ट कर देता है। ज़नोबा उसे बचा रहा होता है कि क्लिफ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। ज़नोबा अकेला ही उसका सामना कर रहा होता है। रूडियस खड़ा होकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन ज़नोबा उसे मना कर देता है क्योंकि वो स्पिरिट नहीं बल्कि एक डॉल होती है और ज़नोबा उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। रूडियस को पहले समझ नहीं आती लेकिन ज़नोबा उसे बताता है कि ये एक डॉल है जो खुद ब खुद मूव कर रही थी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रूडियस उसकी बात समझ आता है लेकिन क्लिफ उन्हें कहता है कि बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, अगर यहाँ पे इस तरह की और भी डॉल्स हुई और वो इससे ज़्यादा ताकतवर हुई तो हम लोग क्या करेंगे। रूडियस क्लिफ की भी बात समझ आता है और वो लोग इस बात का फैसला करते हैं कि वो लोग दोबारा से वो जगह तलाश करेंगे जहाँ से ये डॉल आई थी। अब वो लोग देखना शुरू कर देते हैं कि उन लोगों को बेसमेंट के अंदर दरवाजा खुलने का निशान नजर आता है। ज़नोबा उस दरवाजे को खोल देता है और वो लोग जब उसके अंदर जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे एक ही डॉल की जगह नजर आती है और उन लोगों को एक किताब भी मिलती है जिसके ऊपर उस डॉल की रिसर्च के बारे में लिखा हुआ होता है। वो लोग उस बुक को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों को अब ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे और कोई भी डॉल नहीं है। अब वो तीनों उस डॉल को लेकर वापस जा रहे होते हैं कि रूडियस क्लिफ के साथ बात कर रहा होता है कि वो इस डॉल के ऊपर रिसर्च को दोबारा से कंडक्ट करवाएगा ताकि वो लोग इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट करवा के इसको यूज़ में ला सकें। कि ज़नोबा अचानक से उन्हें रोकता है और वो कहता है कि मैं इस रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहूँगा। वो कहता है कि मैं तो वक्त के साथ साथ बूढ़ा हो गया हूँ और तुम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बेकार चीज़ ही रह गया हूँ लेकिन मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है। वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है और रूडियस आखिरकार मान जाता है। अब इस सब के बाद रूडियस सेल्फी के साथ चल रहा होता है और वो उससे शादी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। सेल्फी उस घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है तो रूडियस उसे बताता है कि उसने उसकी छत को बिल्कुल उसी तरह पेंट किया जिस तरह के उसके कलर थे और वो उसे बताता है कि ये उनका घर है। वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं तो घर अंदर से भी देखने में बहुत प्यारा होता है क्योंकि रूडियस ने उसकी सारी की सारी रेनोवेशन कर ली होती है। अब वो उसे सारा घर दिखाता है और सेल्फी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि अचानक से अब वो उसे उसका कमरा दिखाता है जहाँ पे जाके वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। रूडियस उससे कहता है कि मैंने तुमसे अभी तक शादी के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो सेल्फी से कहती है कि मुझे इस सबसे कोई मसला नहीं है लेकिन मेरा काम इसके सबके आड़े आ जाएगा और मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा और तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा मुझसे शादी करने के। रूडियस सोचता है कि सेल्फी ने अपना जिस्म देख के मेरी बीमारी का इलाज करवाया था और उसने अपनी तकलीफ का मुझसे एक बार भी जिक्र नहीं किया। वो मुझसे हमेशा वैसे ही मिली जैसे कोई बात नहीं हुई हमारे दरमियान में। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम नहीं तो तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। सेल्फी उसकी ये बातें सुनकर खुश हो जाती है। वो उसके करीब होती है, वो दोनों किस करते हैं और वो दोनों लेट जाते हैं। अब इस सब के बाद वो दोनों रात को बैठकर मेहमानों की लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं जिनको उन लोगों ने अपनी शादी की रिसेप्शन पर बुलाना होता है। रूडियस ने काफी लंबी लिस्ट तैयार कर ली होती है। अब वो सेल्फी के मुंह की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है। तो सेल्फी भी एक दो मेहमानों के नाम उसे बता देती है। इन दोनों को पूरी उम्मीद होती है कि काफी
सारे मेहमान उनकी शादी के ऊपर आएंगे। अगले दिन वो लोग बाजार जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। रूडियस सोचता है कि अगर कम से कम 10 मेहमान या उनसे ज्यादा मेहमान है तो हम लोगों को उनके लिए एक बेहतरीन खाना भी बनाना होगा। कि सिल्फी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि उससे पहले तुम्हें अपने लिए कुछ खरीद भी लेना चाहिए। तो रूडियस सोचता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। तो वो लोग अभी कपड़ों की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे जाके वो लोग उसे कोट दिखाने का कहते हैं कीपर से। तो कीपर उसे पूछता है कि वो किस तरह का कोट लाइक करेगा, लेकिन जिस तरह के रूडियस ने उसे कोट कहा होता है शॉपकीपर बिल्कुल भी उस तरह के कोट्स नहीं दिखा रहा होता। कि अचानक से सिल्फी एक कोट को उठाती है और वो रूडियस से कहती है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। रूडियस जब उस कोट को पहनता है तो उसे वाकई में वो पसंद आता है, लेकिन जब वो उसकी प्राइस देखता है तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन कीपर उसके मुंह की तरफ देख के उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। जब रूडियस उसे अपना नाम बताता है तो कीपर उसे कहता है कि आप तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। तो रूडियस उस कोट को खरीद लेता है। अब वो लोग इसी तरह से अपनी बाकी की शॉपिंग को कंटिन्यू करते हैं और काफी सारी चीजें खरीद लेते हैं जैसे घर का सामान और थोड़ा बहुत फर्नीचर भी। वो दोनों घर आते हैं तो घर आके वो दोनों साथ में बात लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रूडियस थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे होते। लेकिन सिल्फी उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत जल्द मेरी पे मिलने वाली है और तुम मेरे आइडियल हस्बैंड हो, तुम्हें सब बातों के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सिल्फी रूडियस के पास हो जाती है और वो उसे आई लव यू कहती है। कि रूडियस की बात सुनते साथ ही टर्न ऑन हो जाता है और उसे गर्मी लगना शुरू हो जाती है। वो उसे उठा के कमरे की तरफ भागता है ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। अब कुछ दिनों के बाद उनके रिसेप्शन का दिन आ जाता है। सब मेहमान घर के अंदर इकट्ठे होते हैं। वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और रूडियस उनके साथ मिल रहा होता है। वो सब लोग भी रूडियस के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब वो लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे रूडियस और सिल्फी खड़े होकर अपनी वेडिंग की स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं। रूडियस स्पीच को स्टार्ट कर देता है लेकिन अचानक से वहाँ पे बॉडीगार्ड आ जाता है जो कि उनका लास्ट मेहमान होता है। वो कहता है कि ये हमारे वहाँ पे रवायत है कि हम लोग सबसे लेट आते हैं, तो अब तुम अपनी स्पीच कंटिन्यू कर सकते हो। रूडियस बड़ी मुश्किल से अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है कि वो सबका शुक्रिया अदा करते करते खामोश हो जाता है। लेकिन बॉडीगार्ड उसको हौसला देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हैं। और वो इस तरह से अपनी स्पीच को खत्म कर लेता है। और इस सब के बाद सब लोग खाने को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। सब लोगों को पार्टी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब इस सब के बाद तमाम मेहमान नए कपल को शादी की शुभकामनाएं देना स्टार्ट कर देते हैं। ल्यूक और रूडियस एक दूसरे से हाथ में मिलवाते हैं और रूडियस सोच रहा था कि मैं ल्यूक को वाकई में बुरा नहीं जानता। जूलियट और ज़नोबा न्यू कपल को उनको बुलाने के लिए थैंक यू करते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं शादी के लिए। बाकी सब भी एक के बाद एक ऐसे ही आ रहे होते हैं कि अचानक से जब शिजुका आती है और वो उन्हें शुभकामनाएं देकर वहां से जाने वाली होती है कि अचानक से सिल्फी उसे रोक देती है और वो उसे कहती है कि तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम और रूडियस सेम शहर से हो, तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या था। तो शिजुका कहती है कि इन सब बातों के ऊपर तवज्जो देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अब बारी क्लिफ और एली नेल्सी की होती है। वो दोनों भी उन दोनों को कांग्रेट्स करते हैं कि अचानक से नेल्सी रोना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैं इमोशनल नहीं होना चाहती थी लेकिन पता नहीं मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। कि सिल्फी बेसाख्ता उससे पूछती है कि क्या आप मेरी ग्रैंडमदर हैं। तो नेल्सी खामोश रहती है इस बात पर। कि रूडियस उसके पास होता है और वो उसे कहता है कि आप कमरे में जाके आराम कर सकती हैं, लेकिन नेल्सी उसे कहती है कि इस सब में सिल्फी का कोई कसूर नहीं है और क्लिफ नेल्सी को वहां से लेके चला जाता है। सिल्फी और रूडियस तमाम मेहमानों को गुड बाय कहना स्टार्ट कर देते हैं और सब मेहमान उनको बहुत खुशी खुशी गुड बाय कह के वहां से चले जाते हैं। कि अब रूडियस और सिल्फी ऊपर कमरे में जाते हैं क्लिफ लोगों को चेक करने के लिए। कि सिल्फी नेल्सी से बात करने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है और रूडियस और क्लिफ बाहर आ जाते हैं। कि जब वो लोग नीचे उतरते हैं तो एरियल उनका वेट कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन मैं तुमसे एक ख्वाहिश करना चाहूंगी, क्या तुम मेरी विश पूरी करोगे। तो रूडियस उसे कहता है कि हाँ जरूर। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ल्यूक के साथ एक फाइट करनी होगी और रूडियस इसके लिए मान जाता है। अब ल्यूक और रूडियस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ल्यूक रूडियस के ऊपर अटैक करता है लेकिन रूडियस उसे एक ही मिनट के अंदर हरा देता है और सब लोग देख के हैरान रह जाते हैं। एरियल रूडियस की तारीफ करती है और वो उसे कहती है कि हमेशा ऐसे ही रहना और सिल्फी का इसी तरह से ख्याल रखना। अगर तुमने कहीं भी कोई भी कमी पेशी की तो याद रखना मैं आऊंगी और अपनी सिल्फी को अपने साथ वापस ले जाऊंगी। भले ही वो मेरे लिए काम करती है लेकिन वो मुझे बहुत अजीज है। और एरियल भी उसे गुड बाय कह के वहां से चली जाती है। अब वो दोनों सब अंदर आते हैं। नेल्सी और सिल्फी भी नीचे उतर आती हैं। उन दोनों के दरमियान में पैचअप हो चुका होता है और क्लिफ उसे बताता है रूडियस और ल्यूक की फाइट के बारे में। और सिल्फी ये जान के बहुत खुश होती है कि रूडियस इस फाइट को जीत चुका है। नेल्सी और सिल्फी आपस में बैठ के बातें करना शुरू कर चुकी होती हैं कि दूसरी तरफ रूडियस और क्लिफ भी बैठे हुए होते हैं। क्लिफ थोड़ा सा परेशान होता है। रूडियस सोच रहा था कि जाहिर सी बात है कि किस तरह से परेशान ना हो कि उसकी गर्लफ्रेंड एक लड़की की ग्रैंड मदर है। लेकिन जब वो क्लिफ से बात करता है तो क्लिफ उसे कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और ये अनकंडीशनल है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बच्चों की माँ है और कितने बच्चों की नानी है। मैं तो बस उसकी जिंदगी को किसी भी तरह से खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। और रूडियस को उसकी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और सिल्फी रूडियस से कहती है कि मैं अपने बालों को बड़ा करना चाहती हूँ जिस तरह मेरे बाल पहले से थे। मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ हर लिहाज से। और रूडियस उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब एक दिन इसी तरह से रूडियस चल रहा होता है कि उसे एक पोस्टमैन रोकता है और वो उसे बताता है कि उसके लिए एक लेटर है। रूडियस उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है और इसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो पॉल की तरफ से होता है। पॉल उसके डैड होते हैं। वो उसे बताते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है और उसके बहन भाई आजकल क्या कर रहे हैं। वो उसे मजीद ये बताते हैं कि रूडियस को लेकर उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। रूडियस उस लेटर को पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि पॉल ने उसे मजीद ये बताया होता है कि कुछ दिनों में उसकी बहनें उसके पास रहने के लिए आने वाली हैं। रूडियस घर पहुंच चुका होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सिल्फी के पास जाता है। सिल्फी खाना बना रही होती है और वो उससे भी पूछती है कि उसके बारे में। तो सिल्फी कहती है कि उसे सब में कोई मसला नहीं है बल्कि वो तो खुश होगी कि इतना बड़ा मकान बहुत जल्द एक घर बनने वाला है। और रूडियस बहुत
बहुत खुश हो जाता है उसकी बातें सुनकर। अब रूडियस और सिल्फी रात को साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं कि सिल्फी रूडियस से कहती है कि क्या तुम मुझे वो मैजिक सिखा सकते हो। रूडियस मान जाता है। अब सिल्फी और रूडियस एक दूसरे को मैजिक सिखा रहे होते हैं। सिल्फी भी रूडियस को अपना हीलिंग मैजिक सिखाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सीख पाता। अब रूडियस सिल्फी को अपना मैजिक सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से वो उससे पूछता है कि क्या हमारे बच्चों के अंदर भी ऐसी स्पेशलिटी आएगी। सिल्फी की कंसंट्रेशन खराब हो जाती है और वो एकदम से उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर वुल्फ का खून ज्यादा है, इसीलिए मैं शायद तुम्हारे बच्चों की कभी मां ना बन पाऊं, तो तुम दूसरी औरत रख लेना। लेकिन रूडियस उसे कहता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। कि अब रूडियस शिजुका से मिलने के लिए जाता है और वो उसे एक मैजिक सर्कल दिखाती है क्योंकि उसे अपनी दुनिया में किसी भी कीमत पर वापस जाना होता है। वो उसे कहती है कि इसे ऑन करो। रूडियस उसे ऑन करता है लेकिन अचानक से उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है और वो फेल हो जाता है। शिजुका जाके साइड के ऊपर बैठ जाती है और रूडियस वहां से निकल जाता है। रूडियस सोच रहा होता है कि शिजुका ने काफी ज्यादा मेहनत की है कि अचानक से उसे चीखों की आवाज आती है। वो जब जाके देखता है तो शिजुका की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसने कमरे को उथल पुथल कर दिया होता है। अचानक से शिजुका बेहोश हो जाती है। अब रूडियस उसको उठा के लेके जा रहा होता है और सारे लोग उनकी तरफ घूर रहे होते हैं। जेनोबा और जूलियट भी उसे मिलते हैं और वो शिजुका की हालत के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो लोग हॉस्पिटल जाके उसे चेक करवाते हैं और रूडियस इस बात का फैसला करता है कि वो शिजुका को अपने घर रखेगा। वो उसे जेनोबा की मदद से अपने घर लेके जा रहा होता है। रास्ते के अंदर वो जूलियट को उठा लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम अच्छे से खा पी रही हो। तो जूलियट उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल जेनोबा मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। और वो शिजुका की तरफ देख के इस बात को लेकर परेशान होता है कि क्या वो इतनी देर से खा पी रही होगी सही से कि नहीं। वो उसे घर ले जाता है तो सिल्फी जब उसे चेक करते तो उसे उसके पास से एक चाकू मिलता है। जब वो रूडियस को दिखाती है तो रूडियस थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब रूडियस जेनोबा लोगों के पास जाता है तो जेनोबा भी उससे पूछता है कि तुम थोड़ा सा अजीब लग रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं शिजुका की हालत को बिल्कुल समझ सकता हूँ कि वो क्या फील कर रही होगी, मैंने भी इस वक्त को गुजारा है। जब शिजुका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, रूडियस उससे बात करने की भी कोशिश करता है लेकिन शिजुका उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती। रूडियस वहां से जाने वाला होता है कि शिजुका उसे कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत की थी उस मैजिकल सर्कल के ऊपर कि काश वो ड्रॉ हो जाता। मैंने कितने मैजिकल सर्कल्स ड्रॉ किए हैं लेकिन आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मुझे किसी भी कीमत पे अपने घर वापस जाना है। रूडियस को उसकी बातें समझ में आ जाती हैं। अब वो सबके पास आता है और उन्हें मैजिकल सर्कल दिखाता है और वो उन्हें कहता है कि इसके ऊपर रिसर्च करो और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी एक जबरदस्त मैजिकल सर्कल बना के मुझे दिखाओ। क्लिफ उसे देख रहा था और वो थोड़ा सा परेशान होता है कि जेनोबा उसे कहता है कि जिस डॉल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर भी ऐसे ही सर्कल्स हैं। तो क्लिफ उसे कहता है कि मैं उन्हें देखना चाहूंगा। अब क्लिफ उन्हें देखना शुरू कर देता है और वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अब इसके ऊपर काम करने के लिए। अब रूडियस शिजुका को लेकर आता है और उसे बिठा देता है। अब वो सब लोग उन्हें अपने सर्कल्स दिखाते हैं। शिजुका उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको एक आइडिया मिल जाता है। वो सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ड्रॉ नहीं होता, लेकिन क्लिफ उसकी मदद करना शुरू कर देता है। अब वो सब लोग साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों की काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उन लोगों ने काफी सारा मल्टी लेयर सर्कल बना लिए होते हैं और जब रूडियस उसे टर्न ऑन करता है तो वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं एक प्लास्टिक बोतल को समन करने में। जुका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो रूडियस से कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। कि नैल्सी उसको सपोर्ट करती है और बाकी सब लोग कहते हैं कि अब एक पार्टी होनी चाहिए और अब वो सब लोग पार्टी को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और शिजुका भी सोच रही होती है कि कभी कभार जिंदगी में परेशानियों को छोड़कर छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।